सीपी जोशी प्रैक्टिस करते करते सुप्रीम कोर्ट का वकील बन गया, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार गया। जिस भारत में राजनीतिक न्याय होगा, सामाजिक न्याय होगा। 2014 के बाद हमारे पहले परमाणु बम आ गया था, 2014 के बाद भी आया। 16 आदमी की हैसियत इतनी ज्यादा बढ़ गई। अभी जो नाथद्वारा में रेल आ रही है, उसकी स्वीकृत करने का नाम सीपी जोशी रेलवे मंत्री है। रेलिंग के संबंध में अपनी बात रखी। मैं थोड़ा सा विषय को अलग ढंग से विस्तृत करते हुए जो बात सिद्धू जी ने कही, हमारे मकवाना जी कही, उसको मैं और आगे बढ़ाने की बात करके अपनी बात प्रारंभ करूंगा। जब देश आजाद हो रहा था, तब हमारे नेताओं ने मन में कल्पना थी कि देश आजाद होने के बाद हम किस तरह की शासन व्यवस्था करेंगे। दुनिया में शासन करने की अलग अलग व्यवस्था है। चीन में जाएं तो कम्युनिस्ट शासन है, अमेरिका में जाएं तो राष्ट्रपति प्रणाली है, और अलग अलग प्रदेश में, जर्मन में जाएं तो अलग तरह का सिद्धांत है। हमारे देश के नेताओं ने एक ऐसे गणराज्य की कल्पना की थी, जिस गणराज्य में आज़ादी के बाद हम संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत देश का निर्माण करेंगे। अभी सिद्धू जी ने कहा हर आदमी को संविधान की प्रियम्बल पढ़नी चाहिए। संविधान की जो उद्घोषिका है उसमें क्या बात लिखी है। हम एक ऐसे देश का निर्माण करना चाहते हैं जिस देश में न्याय होगा। न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा। हम एक ऐसा देश निर्माण करना चाहते हैं जिसमें धर्म की, उपासना की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। हम एक ऐसा देश निर्माण करने चाहते हैं जिसमें सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ये हमारी कल्पना है। जिस तरह की कल्पना हमने आज़ादी के समय में कही थी कि हम देश आज़ाद होने के बाद ये निर्णय करेंगे, इनको करने के लिए हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। हमारे संविधान में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। अलग अलग संघ जो प्रदेश है उनका संघ, वो हमारा भारत कहलाएगा। इसका मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब इस देश में हिंदी बोलने वाला भी है, मलयालम बोलने वाला भी है, गुजराती बोलने वाला भी है। वो भी किसी न किसी प्रदेश में रहता है। कोई गुजरात में रहता है, कोई तमिलनाडु में रहता है, कोई आंध्र प्रदेश में रहता है, कोई नॉर्थ ईस्ट में रहता है। इस देश में अलग अलग भगवान को मानने वाले लोग भी हैं। भगवान श्रीनाथ जी को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं, हनुमान जी को भी मानते हैं, शिव जी को भी मानते हैं, भैरव जी को भी मानते हैं। अलग अलग संप्रदाय धर्म के लोग अलग अलग तरह से इस देश के लोगों में श्रद्धा रखते हैं। इस देश में अलग अलग तरह के पहनावे वाले लोग हैं। इस तरह इस देश में अलग अलग खान पान वाले लोग हैं। कोई चावल खाता, कोई रोटी खाता, कोई मीट खाता, अलग अलग। ये जो विविधता है, इस विविधता को समेटते हुए हम इस देश को भारत कहते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। वो यूनिटी ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, संघीय ढांचा। जिस संघीय ढांचा में ये अलग अलग प्रदेश की विविधता हो। इस प्रदेश का निर्माण करने के लिए हम सामाजिक न्याय करेंगे, हम आर्थिक न्याय करेंगे, हम राजनीतिक न्याय करेंगे। पहले न्याय की बात समझ लें। हम जब देश आजाद हो रहा था, तब हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनकी हैसियत थी, उनके बच्चे पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। पढ़ने के लिए जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड गए थे। हमारे और दूसरे बैरिस्टर जो सरदार पटेल है वो बाहर पढ़ने के लिए गए, और कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा के लोग भी गए। हिंदू संस्कृति की बात करने वाले लोग भी पढ़ने गए। अलग अलग विचारधारा के लोग पढ़ने के लिए लंदन गए थे, इंग्लैंड गए थे। दुनिया बदल रही थी, दुनिया बदल रही थी। कार्ल मार्क्स जो सबसे बड़ी साम्यवादी व्यवस्था की बात की, जिसने सर्वहारा की बात की थी, उससे दुनिया प्रभावित हो रही थी। वो दुनिया प्रभावित होने में क्या बात करे थे? समानता होनी चाहिए, उस दो में लोगों को अवसर मिलना चाहिए, जाति पाति से ऊपर उठकर अपनी शासन व्यवस्था में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसे देश की कल्पना करके हमने संविधान बनाया। हमें मालूम था, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू को मालूम नहीं था गंगा यहाँ बहती है? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू को मालूम नहीं था वेद क्या है, उपनिषद क्या है? कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, आप अब्दुल कलाम आजाद, भीमराव अम्बेडकर, किन्हीं को सोच ले लें, उन सबको मालूम थी कि इस देश में धार्मिक भावना है। हर गांव में मंदिर है, ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ पर मंदिर नहीं है। अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, सब मालूम है। पर क्या हम देश का निर्माण नीतियों के आधार पर करें? क्या देश का निर्माण केवल धर्म और जाति के आधार पर करें? तो देश कैसे बनेगा?
ये अखंड भारत जिसमें अलग अलग विविधता वाले लोग हैं, वो तो फिर एक नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमने सोच समझकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपनाया कि हम संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से सांसद चुनेंगे, संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से एमएलए चुनेंगे। संसदीय लोकतंत्र में चुने हुए एमएलए और एमपी, संविधान में लिखा हुआ है कि कौन कौन से विषय पर नीतियां बनाने का काम करेंगे। प्रदेश स्वास्थ्य के बारे में नीति बना सकता है, इरिगेशन के बारे में नीति बना सकता है, शिक्षा के बारे में नीति बना सकता है। अलग अलग प्रदेशों को अधिकार दिया गया, पर उनको ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो देश में दूसरा आदमी आक्रमण करेगा तो नीति कौन बनाने का काम करेगा। एक देश से दूसरे देश से बिजनेस करना है, कौन बनाने का काम करेगा। तो संविधान के अंदर विषय लिखे हुए हैं, ये विषय जो है केंद्र निर्माण कर नीतियां बनाएगा, और ये विषय जिन पर स्टेट गवर्नमेंट निर्णय करेगी। कुछ विषय ऐसे हैं जिन विषयों का फैसला दोनों कर सकते हैं। नियम कानून बनाने का काम कानून बनाने का बाद प्रदेश भी कर सकती है, और कानून बनाने का काम सेंटर भी कर सकती है। जैसे लैंड एक्विजिशन कानून, यदि जमीन एक्वायर करना है तो जमीन एक्वायर करने का कानून प्रदेश सरकार भी बना सकती है, और कानून लैंड एक्विजिशन का सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। पर संविधान में यह व्यवस्था की है यदि सेंट्रल कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उन पर जो कानून बनाएगा, कोई भी स्टेट उनके विपरीत उनके बाहर कानून नहीं बना सकती। सेंटर का जो कानून बनेगा वो प्रिवेल करेगा, ये कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट। तो अब याद करिए आज़ादी के समय में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी इस देश में। क्या गरीब आदमी को वोट देने का अधिकार था? क्या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को पढ़ने का अधिकार था? कितनी जगह स्कूल थी, कितनी जगह अस्पताल थे, कितनी जगह ये राजसमंद का तालाब बना हुआ था, खेत में पीनाल का पानी जा रहा था। राजा महाराजाओं ने आखेट के लिए तालाब बनाए थे। ये थोड़ी बनाया था कि तालाब का पानी रोककर हम किसान के खेत में पानी पहुंचाने का काम करें। हमने ये सोच समझकर हम और आगे नहीं समझे, अपने राजस्थान को समझे। क्या किसी ने कल्पना की थी कि हिमालय का पानी राजस्थान में आ सकता है? क्या किसी ने कल्पना की थी कि राजा महाराजा जमीन के मालिक हैं, जो आदमी जमीन जोतता है उसको जमीन का अधिकार मिलेगा? जमींदार के पास खेती के लिए उनका जो खेती करता था वो जमींदार उससे वसूल करता था, खेत का अधिकार उसको नहीं था। आजादी के बाद हमने निर्णय किया कि अलग अलग राजा महाराजाओं के पास जो जमीन है उस जमीन की एक सीमा तक जमीन उनके पास रहेगी, उससे अधिक जो जमीन है वो जमीन हम जो आदमी खेती कर रहा है उस आदमी की जमीन खाते में करेंगे। ये कानून बनाया हमने। तो 1952 में जब देश आजाद हुआ, जब देश में सरकार बनी, तब एमएलए जागीरदार भी बने थे, बड़े लोग भी बने थे, उनको मालूम था कि इनकी जमीन है। हमने विधानसभा में कानून बनाया है, कानून बनाया है कि राजस्थान के मेवाड़ के अंदर इतनी जमीन हेक्टर होगी वो राजा की होगी, इससे ज्यादा जो जमीन होगी वो जमीन जो आदमी खेती कर रहा है उस आदमी को खेती का अधिकार मिलेगा। तब जो आज किसान है, जो किसी भी समाज का है, जिसको हम ओबीसी के मूल के लोग कहते हैं, जिनका जीवन यापन करने का अधिकार खेती के ऊपर है, जो पशुपालन पर के 2 आदमी करते हैं, उनको खेत का अधिकार मिला। मैं खेत का मालिक हूं। ये जो अधिकार दिया है वो 1952 के पहले नहीं था। कानून बनाकर पहला काम किया हमने ये बात कि उस आदमी को खेत का अधिकार मिलना चाहिए, उसे मालूम होना चाहिए कि मेरे खेत में मैं क्या बोऊंगा, इसकी जो उपज है वो मेरे घर में आएगी, उस उपज से मैं अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। ये पहले आजादी के समय नहीं कल्पना थी। यदि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से संविधान में ये व्यवस्था नहीं करते कि प्रदेश सरकारों को अधिकार है ऐसा कानून बनाने का, राजस्थान में जो किसान आज बैठा हुआ है उस किसान को कभी भी जमीन का अधिकार नहीं मिलता। जो उसके खेत पे वो काम कर रहा था, उसका जो गेहूं मक्की होती थी वो देना पड़ता था ठाकुर साहब के पास। इस तरह के नियम थे, इस तरह की व्यवस्था थी। राज का व्यवस्था करने का काम यही था। अब नहीं हो गया। नहीं, यदि मेरे खेत पर मेरा अधिकार है तो उसकी उपज का पैसा मेरे घर पे आएगा बाजार में बेचने के बाद। बाजार में यदि भाव ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है तो सरकार भाव का फैसला करेगी कि उस बाजार के भाव के उसका गेहूं या मक्की का पैसा बाजार में कम भाव में नहीं होते। तो सरकार ने फैसला किया कि हम इतनी रेट के ऊपर खरीदेंगे, इससे ज्यादा अपनी कहीं बेच सकता है, इससे कम से कोई आदमी उसको खरीद नहीं सकता है। तो उस गरीब आदमी का जो खेती कर रहा था उसका शोषण नहीं हो, इसलिए हमने कृषि मंडियां बनाई, लोग अपनी मंडी को में जाकर सामान बेच सके। गेहूं का भाव ये रहेगा, मक्की का भाव ये रहेगा, सरकार फैसला करेगी। उससे कम भाव में यदि कोई आदमी खरीदना चाहे तो उसके बाद ऑप्शन था कि मंडी में जाके बेचे। पहले था? पहले नहीं था। गांव का आदमी
खेती कर रहा है, बीज का पैसा कोई दे रहा था, बीज के पैसे से खेती कर रहा था, खेती की उपज होते ही फैसला कर रहा था, बीज मैंने दिया, मेरा हिसाब किताब कर, 25 बोरी में तो 15 बोरी में ले जाऊंगा। वो फैसला कर रहा था, बाजार में गेहूं बेच रहा था, मक्की बेच रहा था, पैसा कमा रहा था। और दिन में, गर्मी में, बरसात में मजदूरी करने वाला आदमी, उसका फैसला करने का उसको अधिकार नहीं था। क्या हम भूल गए कैसे खेती होती थी? क्या कुएं में बैल के चड़स के माध्यम से खेती नहीं करते थे? क्या किसी ने कल्पना की थी कि कुएं में पानी को बिजली लगाकर बाहर निकाल कर खेती में पहुंचाएंगे? कभी किसने कल्पना की थी? आज जिस किसान के पास जमीन है, जिसके पास कुआं है, उसकी बिजली पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। बटन दबाइए, पानी बाहर निकलता है। पहले क्यों नहीं निकलता था भाई? हमारे मन में कल्पना थी कि जो पानी है वो नहर बन के लोगों के खेत में जाए। यदि उसके जमीन में पानी है तो उस पानी को बिजली पहुंचकर पानी निकालकर खेती करने का काम करे। ये व्यवस्था आजादी के पहले नहीं थी। ये बिजली नहीं पैदा करते। यदि बिजली पैदा नहीं होती तो बिजली पहुंचती की? किसके पास बिजली थी? किनकी व्यवस्था थी? मुझे भी याद है, मैं छोटा था, नाथद्वारा में 1962 के पहले कॉलेज था क्या? 92 के 62 के पहले हम छोटे थे। मोहल्ले में एक आदमी शाम को घास लेटे के आता था और बत्ती पड़ता था और लाइट जलती थी। पानी की व्यवस्था थी। गांव में आदमी अपने माँ बहन सिर पे पानी लेके आती थी। किसके घर में पानी नल आता था? घर पे पानी आता था। जब नल शुरू हुआ तो पहले मोहल्ले में टूटी लगती थी, घर में नल नहीं लगे थे। अब तो हर घर में नल है। कब लगे थे? 52 में लगे, 57 में लगे, 62 में लगे। जैसे जैसे कानून बना, नियम बना, उस पानी को व्यवस्था करने का काम किया। हमने खेत में भी पानी पहुंचाया, घर में भी पानी पहुंचाया। कहाँ स्कूल थी? 10वीं स्कूल कहाँ थी? 5वीं स्कूल कहाँ थी? 8वीं कहाँ थी? कॉलेज कहाँ था? पढ़ने के लिए उदयपुर जाओ, एमबी कॉलेज में पढ़ने के लिए कॉलेज था क्या? ना काकरोली में, नाथद्वारा में कॉलेज था क्या? कितनी जगह 10वीं स्कूल थी? कितनी जगह 12वीं स्कूल थी? कितनी जगह अस्पताल थे? एक दिन में हो गया। हमने नियम और कानून बनाकर इस देश में परिवर्तन करने का काम किया और ये काम करके बताया हमने। इस देश में आजादी के पहले आदमी की उम्र 35 साल नहीं होती थी। चेचक से मर जाता था और किसी बीमारी से मर जाता था। आज मेरी उम्र 75 साल है, जवान हूँ, चुनाव लड़ने के मूड रखता हूँ। परिस्थिति में उम्र तो लड़ सकता था मैं। 35 साल ही पता पड़ जाता, ऊपर नाम चला गया, मेरा पता ही नहीं पड़ रहा, था नहीं था। कभी आदमी कल्पना की गांव के गरीब आदमी की? मैं जब चुनाव लड़ना है 1980 में पहली बार, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं गर्मी का समय में था, गांव में गए, गांव के पेड़ के नीचे बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। उस गांव में एक भी नौजवान आदमी नहीं था। जमीन है ही नहीं, जमीन है तो छोटी जमीन है, पानी खेत में ही नहीं। अकाल पड़ जाए तो 12 साल का 14 साल का मजदूरी करने के लिए अहमदाबाद जा रहा है, बम्बई जा रहा है, फलाना जगह जा रहा है, वो मजदूरी कर रहा था। अकाल रात का काम शुरू होता था। एक एल्यूमिनियम का क्या कहता है टिफिन, उसमें प्याज और रोटी। वो गरीब आदमी पूरी गर्मी में 44 डिग्री में काम कर रहा है, सुबह रात 7 बजे से लेकर 1 बजे तक, और 10 रुपए मिलते थे मजदूरी। क्या किसने कल्पना की थी कि आज नरेगा में कितनी लेबर मिल रही, कितना पैसा मिल रहा है? किसने बनाया कानून? क्यों बनाया कानून? यदि पहले जमाने में था तो बड़े किसान के यहाँ गरीब आदमी मजदूरी करता था, वो पैसा देता था, तब उसका पेट पलता था। आज हमने नरेगा में काम किया कि एक परिवार को 100 दिन का काम देंगे। 100 दिन में काम, हर अप्रैल में हमने कानून बनाया। मैं मंत्री था जब कानून बनाया। हर साल 1 अप्रैल में सीपीआई के माध्यम से मजदूरी बढ़ेगी। जब नरेगा शुरू हुआ, जब 80 रुपये मिलता है, आज नरेगा की मजदूरी कितनी मिलती है? 200-250 से ऊपर मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले मजदूर आदमी को 10 रुपये मिलते थे, 25 रुपये मिलते खेती काम करने के लिए। वो आदमी कहता नहीं, पत्थर डलवाना, गम में काम करना, 250 के नीचे काम नहीं करता हूँ मैं। अब मजदूर को कितने पैसे मिलते हैं? अब कारीगर को कितने पैसे मिलते हैं? पहले कितने पैसे मिलते थे? 40 रुपये 20 रुपये कारीगर को मिलते थे। मजदूर को खेती पत्थर ऊपर पहुंचाता था, मकान बनाने कितने रुपए मिल रहे थे? कानून बनाकर व्यवस्था की कि उस आदमी के लिए जीवन में परिश्रम करने का काम। ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय समझना पड़ेगा। हमने एक गलती की, जिस गलती को हमें समझने की जरूरत है। हमने ये नहीं कहा था कि हम ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जिसमें एक ही धर्म होगा, इसलिए हमें वोट दो। हमने ये नहीं कहा। हम जब भी 5 साल में हमारे पास पैसा आ रहा था टैक्स का, उस पैसे का जुडिशियस बहुत ढंग से उपयोग कर रहे थे। 52 में गरीब आदमी के मकान बनने के लिए इंदिरा आवास योजना नहीं थी, 57 में योजना नहीं थी। हमने जैसे जैसे सरकार का रेवेन्यू बढ़ा, वैसे वैसे हमने व्यक्तिगत लाभ की योजना बनाने का काम किया। क्या सही नहीं कि इंदिरा गांधी 20 पॉइंट प्रोग्राम नहीं थी? लोगों के, गरीब आदमी के इंदिरा आवास बनाने का काम किया था। कितने रुपए मिलते थे? 50,000 60,000 रुपए। आज कितना मिलता है इंदिरा आवास में?
1 लाख से ज्यादा रुपए मिलता है। यदि कोई इंदिरा आवास में मकान नहीं तो उसका मकान की व्यवस्था किसने कल्पना की थी? एक दिन में कल्पना हो गई थी? कभी सोचा था कि गांव का गरीब आदमी बीमार हो जाता घर में, यदि उसका बाप बीमार हो जाता, 40 साल का बच्चा जिसका घर का परिवार हो जाता था, उसकी इलाज करने के लिए अपने खेत को गिरवे रखना पड़ता था। याद करिए आपके गांव में आज से 40 साल पहले एक नौजवान आदमी वो अपनी मजदूरी करने के लिए 12 साल तक अहमदाबाद 14 साल में अहमदाबाद गया। 40 साल के उसके पिता को बीड़ी पीने के कारण, दारू पीने के लिए टीबी हो गई। इलाज करने के लिए कहाँ गया? पैसा कहाँ से लाया? बाजार से उधार लाया। आदमी मर गया, खेत भी चला गया। आज नहीं है, आज पूरा का पूरा इलाज, पूरा का पूरा खर्चा, किसी तरह की बीमारी हो राज खर्चा करेगा। किसने शुरू किया था? अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री योजना शुरू की, आज उसका लाभ मिलने का काम। सोचो कैसे कल्पना हो, एक दिन में हो गया था। नीति बनाकर देश का निर्माण करना बहुत कठिन काम है। स्वर्ग में पहुंचने के लिए दान पुण्य करवाकर ये भी काम कर सकते हैं, और काम करके वोट लेवे ये भी काम कर सकते हैं। 2 तरह की विचारधारा इस देश में आजादी के पहले से चल रही थी, आज से नहीं। एक तरफ वो लोग थे जो यही कह रहे थे कि हम धर्म के आधार पर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक तरफ वो लोग थे धर्म के आधार पर मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। तो जिन्ना जी ने ऐलान पकड़ा, पाकिस्तान बन गया। यहां पर कल्पना की थी हमने कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कौन है विचारधारा? कौन है? हम पिछले 75 साल में हमने सब काम किया। हमने गांव का निर्माण किया, देश का निर्माण किया, सब कुछ किया। दुनिया में आज हम ताकतवर बन के उभरे हैं। परमाणु बम एक दिन में पैदा नहीं हुआ था, अटलांटिका में एक दिन में नहीं गए, चंद्रमा में एक दिन में नहीं गए, ये फौज पे बाद इक्विपमेंट था एक दिन में नहीं आया था। 1962 का युद्ध हारे थे हम, फिर हमारे नेताओं ने नीति बनाई होगी, तब आज दुनिया के अंदर ताकतवर के बने। 2014 के बाद हमारे पहले परमाणु बम आ गया था, 2014 के बाद नहीं आया। हम चंद्रमा में पहुंचने के लिए सब व्यवस्था करने का काम, अटलांटिका में जाने का काम बहुत पहले कर चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते थे, वैज्ञानिक। ये उस समय में कल्पना की थी। क्या कभी सोचा है कि मोहनलाल सुखाड़िया में कोटा ने परमाणु बिजली वगैरह की पैदा करने की सोची थी? आज हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, तो इस राजस्थान के अंदर परमाणु से बिजली पैदा करने का, रिएक्टर करने का काम मोहनलाल सुखाड़िया के राज में हुआ। कभी किसने कल्पना की कि हिमालय का पानी बीकानेर और गंगानगर के जाएगा? सिद्धू जी गंगनहर से गंगानगर ने बनाई थी। आज बनास के बराबर आपकी नहर है, आपके पानी आता है, मेरे टैक्स का भी पैसा है। आपकी जमीन पे 50 बीघा जमीन है, सीलिंग की जमीन पे, आपकी जमीन पे पैसा आ रहा है। 25 हॉर्स पावर की मोटर से पानी निकाल रहे हो, सबसे सब्सिडी का बीज मिल रहा है। आपके गेहूं का भी भाव वही, और मेवाड़ के किसान के आदमी का गेहूं का भाव भी है नहीं है। ये किसने पहुंचाया पानी गंगानगर में? ये कल्पना की थी मोहनलाल सुखाड़िया ने, जिसके कारण आज राजस्थान नहर का पानी उन इलाके में पहुंच रहा है। हनुमानगढ़ नहीं गए, मैं तो गया हूँ, वैसा कोई जगह जाए राजस्थान में नहीं घुमाऊं। मेवाड़ के लोग नहीं समझते हैं कि कैसे वहां पर धूल पड़ती थी, आंधी पड़ती थी। सिद्धू जी याद है हनुमानगढ़ में क्या स्थिति थी? इस गर्मी के अंदर आदमी घर से बाहर नहीं निकलता था। आज सिद्धू जी हमारे यहाँ बैठे हैं, गणेश हमारे योगेंद्र करा बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। ये एक दिन की पर्सनालिटी नहीं है, इनके 3 पीढ़ियां बदल गई पर्सनालिटी बनाने में। 3 पीढ़ियां बदल गई है। उस समय खेती क्या हो रही थी? पानी का था, बिजली का थी। कभी जाइए देखिए कैसा बदला। ये बदलाव क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे नहीं किया कब बदलाव करने? हमने एक काम नहीं किया। ये जो कार्यकर्ता बैठे हैं उनको हमने कहा सड़क बना देंगे, बिजली बचा देंगे, स्कूल खोल देंगे, हम ये सब काम किया। हमने ये नहीं कहा कि हम ऐसा भारत बनाने के लिए संविधान बनाया है जिस भारत में राजनीतिक न्याय होगा, सामाजिक न्याय होगा। सामाजिक न्याय का मतलब समझिए, पहले गरीब SC ST के आदमी को नौकरी में जगह मिलती थी क्या? आरक्षण की व्यवस्था की कि सरकारी नौकरी के अंदर SC ST को रिजर्वेशन मिलेगा। किसने किया? संविधान के अंदर व्यवस्था करने का काम। आज आरक्षण मिलने का काम होता क्या होता है? सरकारी नौकरी होगी तब तो आरक्षण मिलेगा। आज सरकारी नौकरी का मालूम है पिछले 10 साल में क्या स्थिति बन गई है? 70,000 से ज्यादा, कितना बोल रहा हूं मैं, 70,000 से ज्यादा सैंक्शन पोस्ट जहां आदमी काम कर रहे थे वो रेलवे में खाली पड़ी हुई है, बैंक में खाली पड़ी हुई है। क्यों भाई? उन्हें मालूम है कि यदि नौकरी भर्ती करेंगे तो इसमें 70,000 में ST ST के आदमी को नौकरी देनी पड़ेगी। अब नौकरी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पर है। क्यों भाई? उनको मालूम है सामाजिक न्याय नहीं करना है। कांग्रेस पार्टी ने सामाजिक न्याय किया था, आरक्षण भी किया, प्राइवेट सेक्टर में भी कारखाने खोले, पब्लिक सेक्टर में भी कारखाने खोले, पैसा किया, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हमने पब्लिक सेक्टर के अंदर।
तब उन जॉब के अंदर SC ST का आदमी, गरीब आदमी पढ़कर नौकरी करने का काम कर रहा था, आज बंद हो गए 10 साल। ये सामाजिक न्याय नहीं है। पढ़े लिखे आदमी समझिए, सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि समाज का जो गरीब से गरीब तबका है, उस गरीब के तबकों को राज की स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। कितने आदमी को मालूम है कि बड़ा फार्मर क्या होता है? ये सिद्धू जी बड़े फार्मर हैं, किसी को मालूम नहीं, मुझे मालूम है। कितना क्या बोलते हैं उसको, आपको कितना मुरब्बा जमीन है इनको मालूम ही नहीं। मुरब्बा एकड़ क्या होते हैं मुझे मालूम है। कितने मुरब्बा के जमीन है। मुरब्बे की जमीन में सुबह उठकर सिद्धू जी खेती करने नहीं जाते हैं। केनाल का पानी आता है, पटन दबाते खेत में पानी जा रहा है, कपास बो रहे हैं, किन्नो बो रहे हैं, क्या क्या बो रहे हैं। यहाँ के लोग तो सोच भी नहीं सकते किन्नो क्या होता है, कपास क्या होती है। कैश क्रॉप कैसे आ गई, एक दिन में आ गई, क्या कर लेगा वो। उनके पास बड़ा मुरब्बा जमीन है, उस यूरिया से जो पर हेक्टर यील्ड है वो ज्यादा होती है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, गलत जगह का MLA हूँ, मुझे हनुमानगढ़ में MLA बनना चाहिए, गलत जगह MLA बन गया। 3 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर की मशीन है हमारे यहाँ, 3 हॉर्स और 5 हॉर्स पावर, उसकी भी पर यूनिट वो का पैसा लगता है। कभी जाके कल्पना कीजिए, बाड़मेर जैसलमेर में 50 हॉर्स पावर, क्या बोल रहा हूँ मैं, 50 हॉर्स पावर की पानी से, जमीन से पानी निकलकर खेती होती है। पर हेक्टर में जो बिजली कंज्यूमशन हो रही है, उसका पर यूनिट का कितना खर्चा, और हमारे यहाँ 1 बीघा का कितना खर्चा, कभी हिसाब किताब लगा के देखा? सामाजिक न्याय कौन करेगा? सामाजिक न्याय हम करेंगे। यदि हमें मौका मिला तो हमने करके बताया। कितने आदमी को मालूम है नेशनल हाईवे क्या होती है? किसी ने कल्पना की थी कि काकोली और इसके बीच में नेशनल हाईवे निकल जाएगा? क्या किसी ने कल्पना की थी कि नाथद्वारा से भीलवाड़ा में हाईवे बन जाएगा? हमने करके बताया। इसी इलाके में मेरे को MLA बना, नाथद्वारा के लोगों ने MLA बनाया। मैं तो पत्थर था, मालीपन्ना लगाया, वो पे अच्छे उतरा है, आगे तक चलता रहा मेरा मामला, दिल्ली तक मामला चलता था। तो मेरी कलम में अधिकार मिला, मैंने 10,000 किलोमीटर भारत में, इंडिया में एडिशनल NHA करवाई, उसमें से 4,000 किलोमीटर केवल राजस्थान में दी है। कोई आदमी तो फैसला कर ले कि बटेवर से सड़क जाएगी कुंभलगढ़ से जाएगी उदयपुर, मैंने लेगिस्लेशन करने का काम किया। किसी ने कल्पना की थी कि रेलवे आ सकता है? मैं 2 बार रेलवे मिनिस्टर रहा। कम आदमी को मालूम है कि रेलवे मिनिस्टर 300 करोड़ रुपए की सैंक्शन कर सकते हैं। अभी जो नाथद्वारा में रेल आ रही है, उसकी स्वीकृत करने का नाम CP जोशी रेलवे मंत्री है। ये उड़न के पास 4 लेन बन रही है, ये NHA डिक्लेयर करनी पड़ती है, टेंडर होता है, DPR बनती है, DPR के बाद बात बनती है। लोगों को मालूम नहीं है कि किरण जी भी यहाँ से MP रही है, हरिओम सिंह जी भी MP रहे हैं। ये 4 लेन चल रही है सब, रेलवे चल रही है क्या? रोड के जुड़ गई क्या? अब जाके काम शुरू हुआ है। काम करना खेती करने लायक है, तरीका है ऐसा कोई किसान हाथ करके खड़ा कर दे कि खेत में एक साथ पानी पहुंचावे और पूरा का पूरा बीज भोजन आरक्षण का लाभ मिल सके, वो सब एम्प्लॉयमेंट की जो सैंक्शन पोस्टें उसे खत्म किया जा रहा है, जिससे गरीब आदमी का बच्चा पढ़ लिख कर जो आगे आ सके, वो नौकरी में नहीं आ सकता। ये जो क्या हो रहा है उसको बदल समझना पड़ेगा। क्या राहुल गांधी ऐसे बोलते हैं? क्या अडानी जी अंबानी नहीं बोलते? क्या कोई पढ़े लिखे आदमी हो, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, जापान से आगे बढ़ गए, आती बड़ी बड़ी न्यूज पढ़ा है। हिंदुस्तान के 16 आदमी, खाली 16 आदमी की हैसियत इतनी ज्यादा बढ़ गई, और करोड़ों आदमी की हैसियत इतनी है कि उनके आदमी को गेहूं और अब हमको सब्सिडी राशन कार्ड देना पड़ रहा है। देश इतना आगे बढ़ गया तो भाई आप गेहूं और क्यों दे रहे हो? आप लोगों की हैसियत नहीं है। घर में पैसा कमाने के लिए लाए, बिजली का बिल आता है, कभी हिसाब किताब लगाया कि गांव का गरीब आदमी मजदूरी करे और कूलर में बैठ सके या AC में बैठ सके, उसका बिजली का बिल ये आता है कि पैसा बढ़ जाए तो बिजली का कनेक्शन काटना पड़ता है। रात में मच्छर खाते हैं, दिन भर मजदूरी करता है, मकान बनाता है, सड़क बनाता है, स्कूल बनाता है, अस्पताल बनाता है, उसका लाभ दूसरे को मिलता है, पर जो बनाने वाला आदमी उसकी क्या जिंदगी है कभी मालूम है किसी को? उसके जीवन को कौन बदलेगा? उसको जीवन को बदलने का काम सरकारें जो होती हैं उनको नीति बनाकर उनके जीवन बदलने का काम करना चाहिए। ये काम कांग्रेस पार्टी ने ईमानदारी से 2014 के पहले का इतिहास उठा के देख लें। दुनिया में जितने भी डेवलप कंट्री हैं, विकासशील देश हैं, उनके किसी भी मापदंड पर
भारत पीछे नहीं है ये कल्पना करके हमने बता दिया 2014 के पहले ही। 2014 के पहले आज जो लोग नींव के पत्थर नहीं है, जो नींव के पत्थर नहीं है, वो कंगूरे वाले को कह रहे हैं कि हमें बहुत मजबूत आदमी बना। तो कंगूरे में इसलिए बनाया कि मैंने नींव मजबूत खड़ी की, इसलिए 4 मंजिल खड़ी हुई, ऐसे नहीं खड़ी हुई है। ये कांग्रेस पार्टी ने हर क्षेत्र में नींव खड़ी की है, मजबूत नींव। जिस मजबूत नींव पर आज दुनिया में ताकतवर देश बन के उभर रहा है, ये काम करके दुनिया में हमने बताया है। आज ये बात समझने की जरूरत है। ये संविधान यदि खतरे में होता है तो भी बहुत से उदाहरण दिए हैं। आज इस देश में सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक न्याय नहीं मिलेगा, आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा, सामाजिक विषमताएं बढ़ेगी, कुछ लोगों की हैसियत बढ़ेगी, कुछ लोगों की हैसियत घटेगी। मैं कभी कभी कहता हूँ मुझे दुख भी होता है, यहाँ मार्बल निकल गया था, मार्बल बैठे हुए सब आदमी 1980 में मार्बल निकला था यहाँ। कितने आदमी को मालूम है कि सरकार ने नीति बनाई थी कि जो गैंगसा लगाएगा उसको माइंस फ्री देंगे? मालूम है? नहीं मालूम? मेरे को मालूम है, मेरे आपको मालूम नहीं है। आज कितनी गैंगसा है अशोक जी और चिन्नीलाल जी मालूम है? राजसमंद में कितने आदमी राजसमंद के मालूम है? 10% भी नहीं है। तो ये मार्बल किसके लिए निकला? यहाँ के खेत खताब हो गए, यहाँ की खाली ट्रॉली लो, पत्थर डालो, पैसा घर पे लेके जाओ, और जो एक्सपोर्ट का माल है उसका पैसा घर पे रखो। आपके घर पे आ रहा है क्या? हम समझदार ही नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इसका फायदा क्या होगा? ये मार्बल कहाँ बिकता है? मार्बल भी कहाँ निकल सकती है? ये पूरा राजसमंद का पाल बनी हुई है, मार्बल पे बनी हुई है। क्या है? मार्बल नहीं था, पहले भी था। तो इस मार्बल में CO2 होता है, CO3 होता है। ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम येलो पड़ जाता है। मार्बल नाम का कोई भी मिनरल नहीं होता है, पढ़ा लिखा आदमी। मार्बल नाम का कोई मिनरल नहीं होता है, मिनरल का नाम है डोलोमाइट। डोलोमाइट की बड़ी बड़ी माइंस है, उसमें यदि हार्ड हो जाता है तो मार्बल होता है। बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी डोलोमाइट्स की माइंस ले ली, डोलोमाइट्स की माइंस का रॉयल्टी दे रहे, डेड रेंट दे रहे हैं, वो कन्वर्ट करा दिया उसने मार्बल के अंदर, और मार्बल का पैसा एक्सपोर्ट लेके अपने लेकर रहे हैं। और हमारा आदमी ट्रैक्टर में इधर से पत्थर डाल रहा, उधर से पत्थर डाल रहा, कभी उसकी टिप्पी ले रहा, कभी उसकी ले रहा, कभी पुलिस पकड़ रही, कभी थानेदार पकड़ रहा, कभी वो सेठ पकड़ रहा। क्या कमा रहे हैं? अभी बात कौन कह रहे? ये काम मैं नहीं कह सकती, मैं कहूंगा तो मैं गलत नहीं है। ये आदमी धर्म का आज बात नहीं करता, ये तो फालतू आदमी है। अरे कांग्रेस पार्टी फालतू नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में परिवर्तन करने का काम किया है। इसी कांकरोली में रात को 8 बजे बाद कांकरोली से कोई आदमी नादरा उदयपुर नहीं जाता था। एक बस आती थी कोटा से रात को, बहुत कम आदमी को मालूम है। आज तो 4 लेन बन गई, इतनी तरह तरह की गाड़ियां कांकरोली राजसमंद में है। मुझे आश्चर्य होता है कौन सी नई ब्रांड बाकी जो बची है यहाँ पर गाड़ी नहीं है। पहले यहाँ से कांकरोली से उदयपुर जाने में रात को 8 बजे बाद कोई गाड़ी नहीं मिलती थी। आज हाईवे बन गया, होटल बन गई, कोई दूसरी चीज बन गई, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार के अवसर कैसे पैदा करोगे? कुछ काम ही नहीं करोगे, नीति नहीं बनाओगे तो काम करने का काम कैसे करोगे? इसलिए भाइयों मैं लंबी बात कहूँगा, मेरी आदत नहीं है लंबी बात कहने के लिए। मेरे सब नेता बहुत होशियार हैं, थोड़ा थोड़ा बोल के सीपी साहब बोलेंगे, सीपी साहब बोलेंगे, सीपी साहब बोलेंगे। अरे भाई सीपी साहब तो बोलेंगे, आपको बोलना सीखना है। आप चुप रहते हो, आप चुप रहते हो, इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। जब तक आप पढ़े हुए नहीं, लिखोगे नहीं, जब तक आप ये पढ़ोगे नहीं कि संविधान क्या है, जब तक ये नहीं लिखोगे कि इस देश में संविधान में जो आधारभूत चीजें हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नहीं बदल सकते। लोकसभा और विधानसभा में बहुमत इतना आ गया तो संविधान बदल जाएगा। फिर ये जो हमने 40 साल की जो यात्रा की आगे जाने की, वो यात्रा पीछे हो जाएगी। तब हम इस देश में धर्म की स्वतंत्रता देना चाहते हैं, इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना चाहते हैं, इस देश में उपासना की स्वतंत्रता देना चाहते हैं। इसके लिए हमने कानून बनाया है, और इसीलिए इस देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के उत्तरदायी दिए गए होंगे कि सरकार ऐसे नीति बनाए, ऐसा कानून बनावे जो संविधान के अंतर्गत यदि वो चीजें बना रहे उसके विपरीत भी कानून बनेगा तो जुडिशरी उसको रिजेक्ट करेगी। इस तरह की कोई भी पार्टी शासन में आए, पर एक राइडर है, एक उसमें रेस्ट्रिक्शन है कि आपको संविधान के अंतर्गत जो बातें लिखी हुई है उन्हीं के अंतर्गत नीति बनाकर आप देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। क्या आज बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या हुआ? 15 लाख आ गए।
बेरोजगारी दूर ऐसी हो जाएगी, बेरोजगारी दूर करने के लिए कल कारखाने लगाने पड़ते, बेरोजगारी दूर करने के लिए बिजली की व्यवस्था करनी पड़ती, नियम बनाने पड़ते हैं, कानून बनाने पड़ते हैं, कल कारखाना लगेगा तब लोगों को रोजगार मिलेगा। आज हमने 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, 15 साल हो गया, हिसाब किताब 15 लाख करते रह गए हम, रोजगार के कुछ साधन उपलब्ध नहीं, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? कोई भी सरकार हो, इस बेरोजगारी का दूर करने के लिए क्या नियम है, कैसे काम करेंगे, क्या नीति बनाएंगे? कांग्रेस पार्टी की नीतियां ठीक नहीं है, हमारी नीतियां ठीक है। नीतियों के आधार पर वोट लेने के लिए हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया। विचारधारा, इस देश में विचारधारा के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने संविधान के अंतर्गत नीतियां बनाकर देश को मजबूत बनाने का काम किया है। हम जो कार्यकर्ता हैं वो जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तब तक हम बहस नहीं कर पाएंगे, हम बात नहीं कर पाएंगे, हम समझा नहीं पाएंगे कि भाई आज डेढ़ साल हो गया। आज भी उदाहरण ले लो, 1.5 साल सरकार बदल गई, 1.5 साल तो हो गया ना, सरकार होकर बदल गई। कितने गांव में काम चल रहा है किसी गांव में? कितने गांव में कानून में लिखा हुआ है हर 5 साल के अंदर चुनाव होंगे? कानून में 5 साल हो गए, पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं। अरे भाई कानून पे जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी सरकमवेंट कर। आज समझने की आवश्यकता है, इस राजसमंद इलाके में हमारे यहाँ तकलीफ ज़्यादा है, क्या ये सही नहीं है? अभी लोगों को याददाश्त नहीं है, पुरानी कटिंग ला के दूंगा। जब चिकेलवास में तालाब बना रहे तब विरोध किया हमारा, जब हमने बागेरी का नाका बनाया तब विरोध किया हमारा। क्या राजसमंद में पीने की पानी की समस्या नहीं है? क्या किरण जी पीएचडी मिनिस्टर नहीं रहे? क्या इस राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं रही? इस इलाके में पीने की पानी की स्थायी व्यवस्था करने का क्या काम किया? मैं पहली बार सांसद का चुनाव लड़ने गया भीलवाड़ा में, वहाँ पर ट्रेन से पानी आता था, गर्मी में लोगों को तकलीफ थी। मैंने कहा कि यदि वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं करूँगा तो वोट मांगने नहीं आऊँगा। 6000 करोड़ की स्कीम है, चंबल का पानी आ रहा है, भीलवाड़ा का एक भी गाँव ऐसा नहीं है जहाँ पीने की व्यवस्था नहीं है। आज बागेरी नाका बनाया, सीपीजूसी का रेल मगरा में खेत है, पानी पहुँचाएगा। कुछ बागेरी का नाका से न केवल नाथद्वारा, राजसमंद, आमेर तक का पानी जा रहा है। अभी हमारे वो नहीं है देवगढ़ के भूतपूर्व विधायक, उन्होंने अशोक जी गलों से चंबल का पानी देवगढ़ लाने की व्यवस्था करने का काम किया है। तो मालूम है कि देवगढ़ में पानी की समस्या है, राजसमंद में पीने की पानी की व्यवस्था है। जून महीने में माँ अपने पानी लेने के लिए बाहर जाए, सुबह 4 बजे उठ के अपना पानी की व्यवस्था करें। कभी कल्पना की कि ये काम कौन करेगा? हमने करके बताया है। नाथद्वारा का एक भी गाँव ऐसा नहीं है जिसके घर में मिनरल वाटर बागेरी का नहीं जाता हो। एक दिन में नहीं बनाया, समय लगा। पहले नंदसमंद बना, नंदसमंद का पानी ये कैनाल का राजसमंद में आता है। यदि कैनाल ही नहीं बनती तो राजसमंद में पानी आता क्या? ये कल्पना मोहनलाल सुखाड़िया ने की नंदसमंद बनाने की। लमसमंद की एक कैनाल को राजसमंद से जोड़ा, जिससे राजसमंद का पानी राजसमंद में भी आवे, यहाँ भी पीने की पानी की व्यवस्था हो। पर स्थायी राजसमंद में पीने की पानी की व्यवस्था करने के लिए क्या व्यवस्था की गई? कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, किसी की सोच नहीं बनता, कलम में अधिकार नहीं था, राज नहीं था पार्टी का। क्यों सोच नहीं है? सोच इसलिए नहीं है कि नीति बनाकर वोट नहीं लेना है, झूठ बोलकर झांसे देकर वोट लेना है। तो भी हम यदि हम अपना साथी उस बारे में जाकर बात नहीं करेगा तो भावना से आदमी लोग भी जाते। आज हर आदमी का काम करना संभव नहीं है। सीपी जोशी डांटता, सीपी जोशी भगा देता, सीपी जोशी फलाना कर देता, सीपी जोशी झूठ बोल के वोट ले ले। तो झूठ लेके वोट लेता तो एससी का एमएलए बन गया। 75 साल में नेतागिरी कर रहा हूँ मैं। झूठ बोला तो एक ही बार में निपट जाता, दोबारा देखते भी नहीं, सुनते भी नहीं। सच बोलना कड़वा होता है। मैं हर एक से मजाक करता हूँ, मलेरिया की बीमारी जो होती है, कुनेन की गोली कड़वी होती है, मीठी नहीं होती है। मलेरिया में बुखार उठा तो कुनेन की गोली लेनी पड़ेगी, मीठी गोली से बुखार नहीं उतरेगा। ये कुनेन की गोली सीपी जोशी है, इसने राजसमंद नारसान करके बदलने का काम किया है। कोई क्षेत्र नहीं ऐसा नहीं है। पंचायत राज की व्यवस्था लेने का काम करो। कितने गांव में पंचायत करते? आप पंचायत बनाएंगे? अरे पंचायतों में ग्राम सेवक काम करने वाला आदमी नहीं है, नहीं पंचायत बना के क्या काम करेंगे? पंचायत घर नहीं है। पंचायत घर हमने बनाया, एक भी पंचायत घर ऐसा नहीं जब पंचायत घर नहीं बनाया। हमने राजीव गांधी पाठशालाएं खोली, 25,000 कितनी खोली हमने? एक भी गांव का गरीब आदमी का बच्चा बच्ची उसको पढ़ने के लिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर नहीं चलना पड़े। ऐसी कोई भागल नहीं है जिसमें प्राइमरी स्कूल पढ़ने के लिए राजीव गांधी पाठशाला खोलने का काम नहीं किया। राजीव गांधी पाठशाला खोलने का ही काम नहीं किया। हमने एक कानून बनाया, जिस पंचायत में जिस तरह का वार्ड पंच है उस तरह का राजीव गांधी का पहला टीचर बनेगा। 13,000 आदमी हमने भर्ती किए।
10,000 बच्चे गरीब आदमी के बच्चे थे जिन्होंने देखा ही नहीं 1200 रुपये किया है। आज वो बच्चे राजीव गांधी पाठशाला में 3rd ग्रेड के टीचर हैं, 60,000 रुपये मिल रहे हैं, 70,000 रुपये मिल रहे हैं। ये एक दिन में मिल गया। कोई सोच रखा होगा, व्यवस्था की होगी तो आज बच्चों को नौकरी भी मिली और गरीब आदमी का बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है। खुशी होती है, बोर्ड का रिजल्ट निकलता है कि क्लासकार का बच्चा बच्ची पढ़ लिख कर इतने परसेंटेज ला रहे हैं, SC ST का बच्चा इतना लेके आ रहा है। वो SC की बच्ची 5 साल की 6 साल की भी स्कूल 4 किलोमीटर दूर है तो माँ पढ़ने नहीं भेजती थी। वो 8 साल की 10 साल की होती जब पढ़ने भेजती थी उसको पढ़ाने के लिए। और जो सेंट पॉल में पढ़ने वाला, जो कांकरोली में रहने वाला नाथदर का लड़का, वो 3 साल 4 साल में पढ़ने जा रहा है। अंतर नहीं होगा उनके बीच में। हमने व्यवस्था की कि गांव के गरीब आदमी को बच्चे की व्यवस्था होनी चाहिए। एक भी भागल नहीं। मैंने अपने नाथद्वारा कॉन्स्टिट्यूंसी में 250 राजीव गांधी पाठशाला, 250 और 250 राजीव गांधी पाठशाला की बिल्डिंग है। एक दिन में काम कल्पना करने का काम नहीं होता, एक दिन में समय लगता है। जैसे जैसे हैसियत बनी वैसे वैसे संविधान के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक न्याय करने के लिए हमने नीति बनाकर ये काम करके लोगों का दिल जीतने का काम किया। उदाहरण बताओ भाई, क्या काम किया? भाई जनता का है, ये गांव में ये इलाका है। तो ये बात खास तौर से समझने की आता है कि संविधान बचाओ रैली का मतलब यह है कि संविधान में आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने एक ऐसे भारत बनाने की कल्पना की जिसमें गरीब आदमी को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, जिसमें बड़े आदमी को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। यदि गरीब का बच्चा पढ़ लिखेगा, होशियार होगा तो हाकम बनेगा, हुकूमत करेगा। यदि पढ़ाई की व्यवस्था ही नहीं करेंगे तो हाकम भी बनेगा, हुकूमत नहीं बनेगा। यदि सरकारी स्कूल में पब्लिक सेक्टर में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जॉब क्रिएट नहीं होंगे, तो आरक्षण का लाभ उस आदमी को नहीं मिलेगा। कितने आदमी को मालूम है, मैं 85 लड़ाई लड़ रहा हूँ, महाराणा प्रताप जयंती मनाने, मुझे भी गर्व है, मुझे भी गर्व है। कितने आदमी को मालूम है कि महाराणा प्रताप के इलाके में रहने वाले आदिवासी ट्राइबल सब प्लान में नहीं आते हैं? कितने आदमी को मालूम है? उसका मतलब क्या हुआ? जब मैंने राजीव गांधी पाठशाला खोल दी, जब वापिस 10 साल बाद चुनाव लड़ने के लिए आया, मैं गांव में गया, पूछा बच्चे का, आदिवासी का बच्चा BSc कर रखा, B.Ed कर रखा, नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा है, नौकरी नहीं लग रही। क्यों? उस बच्चे को कंपटीशन करना पड़ रहा है हमारे सवाई माधोपुर के IST के लोगों से। 21,000 की वैकेंसी निकली, इसमें 127 खाली बिल आए। और जो TSP के अंदर अलावा जो बिल हैं, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के, उनका कंपटीशन उसके अंतर्गत ही होता है। तो वहाँ का तो 46% का आदमी नौकरी कर रहा है, और हमारे इलाके का बिल जो 70% का मार से 60% का मार है, उसको सवाई माधोपुर के बच्चों से कंपटीशन करना पड़ता है, नौकरी नहीं मिल रही। बोला कोई आज तक? क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती? मैं तो जिम्मेदारी बनती, मैं तो लड़ता हूँ, मैं तो, मेरे शौक है मेरे को। उन गरीब आदमी ने जिसने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, जो आधी रात में दौड़ता है, हिम्मत रखता है, हौसला रखता है, तकलीफ में डरने पड़ने के बाद भी कांग्रेस को वोट देता है, उसकी जिंदगी को बदलने का काम हम करेंगे और करके बताएं। आज नए सिरे से इस राजसमंद के कार्यकर्ताओं को समझने की जरूरत है। हमारे OBC के भाई हैं, खेती है, कभी हिसाब किताब लगाया? मैं भी जलगांव जाके आया था, हंसोगे, जमीन पे खेती नहीं होती है, कमरे में खेती हो रही है। बोलो समझो सिद्धू जी, मैं इनको समझोगे? इतनी मैं समझा सकता हूँ, आप समझा सकते हो? मेवाड़ का आदमी सोच भी नहीं सकता है तो कैसे खेती हो रही, क्या बदलाव हो रहा है, खेती में क्या चीज आ रही है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं, दुनिया बदल रही है, उसको समझ नहीं रहे हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये कंप कैसे होगा? आज गरीब आदमी की स्थिति है कि गांव के अंदर तो बैठा हुआ है ई-मित्र, उसको पैसा दो तो पैसा के हिसाब से फार्म भरेगा, नहीं है तो बैठे रहो। आप यदि पढ़े लिखे नहीं हो, आपको मोबाइल पे काम करने नहीं मालूम है, तो मोबाइल पर फ्रॉड के माध्यम से गरीब आदमी का पैसा दूसरा आदमी लेके भग रहा है, उसको मालूम ही नहीं है, बटन की दबाया पैसा कहीं जा रहा है, पढ़े लिखे का तो नहीं जा रहा है। अब दुनिया बदल रही है, आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, CP जोशी का नकली फोटो आएगा, नकली CP जोशी की आवाज आएगी, और वो जो मैं नहीं चाहता वो बोलते हुए मिलेंगे आपको, CP जोशी बहुत नालायक हो गया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नालायक काम करेगी। ये गणेश जी को दूध पिलाने वाले इस काम को उपयोग में लेंगे बड़े पैमाने पर, तब समझ में नहीं आएगा कि CP जोशी रियल है कैसे गलत है। ये बदलाव हो रहा है, उसको आप अभी नहीं समझ रहे हैं। आने वाला चुनाव केवल मात्र इस मोबाइल पे होगा। कभी कल्पना की थी 1962 का युद्ध, 1971 का युद्ध टैंक से हो रहा था, अभी ये युद्ध हुआ टैंक वैंक से नहीं हुआ है, ड्रोन से हुआ है। एक छोटी मशीन आती है, डालती है, जमाना बदल गया, दुनिया बदल गई है।
हम मेवाड़ के लोग बदलना नहीं चाहते। पहाड़ पर रहते हैं, पहाड़ी इलाका, हवाएं पीछे आती हैं। सिद्धू जी आप तो प्लेन इलाके में पंजाब की हवा आ जाती है, खड़ाना में रोक लेते हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें पंजाब का आदमी फॉरेन में नहीं है वो सब जानकारी है मुझे। हमारे मेवाड़ के लोग को सब अहमदाबाद मालूम है, सूरत मालूम है, इसके आगे मालूम नहीं। अरे दुनिया इसी आगे निकल गई है। ये तो भला हो कोरोना का, कोरोना के गांव गांव पाने आबू जाना पड़ा, तब वो लोग कोई अब दुकानें खोल रहे हैं। गांव गांव में वक्त दुकान नजर नहीं आती थी। आज तो ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ हार्डवेयर फलाना बेकरी सब मिलने लगी है। ये यहाँ कोरोना नहीं होता तो बम्बई में जो मजदूरी करने गया था आदमी वो काम ही नहीं करता। मैं सब समझता हूँ, देखता हूँ। मैं बड़े बड़े रिसोर्ट बन गए अंदर गांव में, शाम को क्या होता है मुझे मालूम, बोलूँ अच्छा नहीं लगता, सब जानकारी है मुझे। वो ठीक नहीं है, ये नशा हो रहा ठीक नहीं है, जो व्यवस्था हो रही है वो ठीक नहीं है। यदि आप समझोगे नहीं तो इस इलाके का बच्चा बिगड़ जाएगा। पढ़ा लिखा नहीं है, बिगड़ जाएगा तो बहुत तकलीफ बढ़ जाएगी। इस बात को समझो। जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तब तक जो संविधान में हमने जो कल्पना की थी हमारे आज़ादी के दीवानों ने, उनकी आज़ादी की दीवानों की कल्पना का भारत हम नहीं बना पाएंगे। हमने 75 साल में बनाने का काम किया है। आधा गिलास पानी भरा हमने, आधा गिलास पानी भरना और बाकी है। हम वो लोग नहीं हैं जो आधा गिलास खाली कहते हैं। कुछ लोग आधा गिलास खाली कहते हैं, हम कहते हैं हमने आधा गिलास पानी भरा है। 75 साल का हिसाब किताब उठा के देख लेना, 2014 के पहले का हिसाब किताब कर लेना, उसके बाद बात करना कि आधा गिलास पानी भरा कि नहीं भरा। और मौका मिलेगा तो आधा गिलास पूरा पानी भर के फुल गिलास करके बताएंगे। इसके लिए संविधान में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए संविधान बचाओ रैली का महत्व समझने की जरूरत है। राहुल गांधी जो जाति जनगणना की बात करना वो भी समझने की आवश्यकता है। यदि सरकार का पैसा यूरिया का खाद यदि सिद्धू जी के खेत में 25 बोरी जा रहा है तो 25 बोरी की सब्सिडी मिल रही है, और यहाँ के गरीब के आदमी को 1 बोरी के लिए लाइन पे लगना पड़ता है। 1 बोरी के लिए लाइन पे लगना पड़ता है। तो ये यूरिया खाद का 25 का खाद आपको मिलना चाहिए, मैं सहमत हूँ। पर वो छोटा काश्तकार है, उसका बिजली का बिल माफ होना चाहिए, तब जाके हिसाब किताब पूरा होगा। कि आप हमारे 5-25 बोरी ले जाओ तो उसके एवज में हमारा बिजली का बिल माफ करो, हम भी खेती करेंगे, आप भी खेती करोगे। राज का व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा भी फायदा मिले और आपका फायदा मिले। इस तरह के नियम और कानून बनाने की जरूरत है, तब सामाजिक न्याय की व्यवस्था बनेगी। वकील मजबूत हो तो फैसला ठीक होता है। सीपी जोशी प्रैक्टिस करते करते सुप्रीम कोर्ट का वकील बन गया, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काका साहब को सौंपी, हरि सिंह जी को सौंपी, ये वकालत करने के लिए कहीं गए, मुंशी को भेज दिया। ये वकील साहब आए, जब तक मुंशी ने कहा बेसी में फैसला हो गया एक्स पार्टी, जब एक्स पार्टी में तो मर गया। मैं तो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस करने के लिए गया और नीचे डिस्ट्रिक्ट वाले हमारे जितने वकील हैं वो हिसाब किताब मुनीम के भरोसे छोड़ दिया। अरे खड़े हो, मुनीमों के भरोसे मत रहो, खुद आप वकील हो, इनमें से इतने मुनीम पैदा करो कि गांव गांव में से सरपंच जीत के आवे, वार्ड पंच जीत के आवे, न्याय करे, गरीब आदमी का भला करे, तब जाके कांग्रेस पार्टी खत्म होगी। कांग्रेस पार्टी गरीब के अन्याय के खिलाफ सरकारी अधिकारी के साथ खड़ी है, पटवारी के साथ खड़ी है, तहसीलदार के खड़ी है, पुलिस के साथ खड़ी है। कांग्रेस कमजोर हो, डरने की जरूरत नहीं है। हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अन्याय के सामने एक साथ खड़े होइए। एक थाने में 500 आदमी जाके खड़े हो जाइए, कोई अन्याय नहीं कर पाए। एक तहसील में जाकर खड़े हो जाइए, पटवारी जमीन को खाते को गलत नहीं बदल सकते। पर हम बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, पैसा दे के आदमी फैसला करा रहा है, गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए ये सब चीजें समझनी पड़ेगी, तब जाकर हम पार्टी को मजबूत कर पाएंगे। इस देश में, ये दुनिया में करके बताया महात्मा गांधी ने। साथ कहते सूरज उगता नहीं था ब्रिटिश का, इतनी सेना थी उसकी, उसको लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने क्या काम किया? फौज खड़ी नहीं की। वो तो सुभाष चंद्र बोस भी खड़ा करना चाहते थे, भगत सिंह जी ने भी कहा, पर उनको मालूम था कि रास्ता बहुत कठिन है। एक नया रास्ता निकाला, वो देखा सत्य अहिंसा का रास्ता निकाला, सत्याग्रह का रास्ता निकाला। उस सत्याग्रह के अहिंसा से गांधी ने धोती पहन कर ब्रिटिश को भगा दिया। ये सत्य और अहिंसा की ताकत है जो राहुल गांधी लेके चल रहा है। समझे इस बात को। ये राहुल गांधी नया हथियार लेके आया है, इस हथियार का नाम है संविधान बचाओ। ये राहुल गांधी नया हथियार लेके आया, उसका नाम है जाति जनगणना। ये 2 काम आपने गांव गांव के लोगों को बता दिया, समझा दिया। कोई दुनिया की ताकत कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता आने में नहीं रोक सकती। पर यदि हम भी नहीं समझे तो हम समझा नहीं पाएंगे। इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में हर जिले में संविधान रैली करने का आयोजन नहीं किया। यही नहीं किया, अभी ऋतिक जी पूरी बात नहीं बोले, ये भी कहा कि हर विधानसभा में भी करना है।
ये भी कहा हर पंचायत में भी करना है। तो भाई अब जिले में कोई सीपीजूसी आ गया, फिर नगर पालिका में कौन जाएगा? डिस्ट्रिक्ट का वकील जाएगा, काका साहब है, हरि सिंह जी हैं। तो नीचे कौन जाएगा? सरपंच साहब ऊपर बैठे हुए, जितने भी प्रधान उप प्रधान सब बैठे हुए हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये संविधान लेके गाँव में जाओ, भाषण दो। आज मैं आपको नहीं बोलने दे रहा हूँ, फिर एक आधा घंटा भाषण देना गाँव में, मैं नहीं आऊँगा बीच में। पर आधा घंटा बोलने की हैसियत ही नहीं तो मैं क्या करूँगा? आधा घंटा बोलने के लिए जब तक हम तैयार नहीं होंगे, समझेंगे नहीं, तब संविधान बचाना और जाति जनगणना की जो बात का हथियार राहुल गांधी ने दिया है, उस हथियार के माध्यम से कांग्रेस को मजबूत नहीं कर पाए। इसलिए ये संविधान बचाओ रैली का उद्देश्य ये है कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात को समझें और हमारे द्वारा जो गांव के लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं हैं, उनसे कहना चाहते हैं इस देश में लोकतंत्र रहेगा, इस देश में जनता का राज रहेगा, इस देश में चुने हुए